स्टार्ट यूट्यूब चैनल पे भाई सुबह मॉर्निंग की कोल्डनेस में ठंडे गर्म मौसम के अंदर आपसे फिर स्वागत करता हूं भाई। क्या जानते हैं आ जाओ फटाफट से। तो जैसा कि आप लोगों को पता है, अपने रेलवे ग्रुप डी और एनटीपीसी एग्जाम के लिए स्पेशल साइंस की सीरीज स्टार्ट कर रखी है और आज हमारी सीरीज की भाई 22वें नंबर की क्लास है, जिसका हमारा टॉपिक है कोशिका सेल वाला टॉपिक वही चलने लग रहा है। उसके हम लोग 3 पार्ट कर चुके हैं, आज हमारा लास्ट पार्ट होगा, चौथा पार्ट। आज हमारा जो सेल टॉपिक पूरा हो जाएगा भाई। तो देखो भाई, कोशिका का जो टॉपिक था, सेल का टॉपिक तो बड़ा था, इसलिए मैंने 4 क्लासों के अंदर विभाजित करके आपको करवाया है। ठीक है, आज ये चौथी क्लास है, आज ये सेल आपकी कंप्लीट हो जाएगी। उसके बाद हम लोग नया टॉपिक वो स्टार्ट करेंगे कल से। इस वीक के अंदर आप ये समझो कि आपका सिलेबस कंप्लीट हो जाएगा। बायोलॉजी का सिलेबस आपका इस वीक के अंदर कंप्लीट हो जाएगा। उसके बाद हम लोग है अगले वीक से, आप समझो अगले मंथ से, लास्ट वीक ही आपका मार्च महीने का लास्ट वीक है। ठीक है, फिर हम अगले महीने से भाई यानी कि 1 अप्रैल से हम लोग फिजिक्स या केमिस्ट्री के अंदर से नया टॉपिक स्टार्ट कर देंगे भाई। ठीक है, जैसे सीटी क्लास स्टार्ट हो गया भाई, सीटी का जब तक नोटिफिकेशन आया कुछ स्टार्ट नहीं होने वाला भाई। बिना नोटिफिकेशन क्या करोगे भाई, आप खुद बताओ, अभी तो कुछ पता ही नहीं पेपर होगा कब। ठीक है भाई, तो देखो भाई स्टार्ट करते हैं भाई। आप लोगों को पता है, हमने जैसे कि कल संडे की छुट्टी थी, छुट्टी से पहले मैंने किन किन चीजों के बारे में पढ़ा था भाई। इस टाइप से एक सेल होती है, सेल के अंदर एक न्यूक्लियस होता है, केंद्रक होता है। ठीक है, और ये बाहर जो लिक्विड बना है उसको साइटोप्लाज्म बोलते हैं। ठीक है, इसके बारे में हमने पढ़ा साइटोप्लाज्म। और साइटोप्लाज्म के अंदर बहुत सारी चीजें होती हैं, जैसे आपका माइटोकॉन्ड्रिया हो गया, आपका एंडोप्लाज्म रेटिकुलम हो गया, ठीक है, आपका लाइसोसोम्स, राइबोसोम्स, ये सारी चीजें इसी साइटोप्लाज्म के अंदर होती हैं भाई। ठीक है, लाइसोसोम्स वगैरह चीजें, इन सारी चीजों के बारे में आप पढ़ चुके थे। एक जो हमारी टॉपिक जो हमारा टॉपिक था वो था न्यूक्लियस, केंद्रक। ये टॉपिक हमारा पढ़ना रहता था, बाकी हम सारे टॉपिक पढ़ चुके, कवर कर चुके हैं। प्रॉपर डेफिनेशन इनके बारे में, प्रॉपर थ्योरी किसने खोज करी थी, क्या कुछ मामला था, क्या काम करते हैं, सारी चीजें हम लोग पढ़ चुके पहले। आज हम लोग पढ़ेंगे न्यूक्लियस, केंद्रक के बारे में। ये हमारा टॉपिक रहता था। उसका सेल डिवीजन उसके बारे में पढ़ेंगे, उसका प्रोकैरियोटिक और यूकैरियोटिक सेल के बीच में डिफरेंस क्या है उनके बारे में पढ़ेंगे। ठीक है, और फिर हम लोग डीएनए आरएनए इनके बारे में पढ़ेंगे। 5 टॉपिक हमारी आज की क्लास के में। ठीक है, स्टार्ट करें। देखो ये एमसीक्यू है, इससे रिलेटेड, लेकिन पहले थोड़ी सी थ्योरी पढ़ने की कोशिश करेंगे हम लोग। सबसे पहले क्या हमारी चीज, हमारा टॉपिक उसका नाम है न्यूक्लियस। न्यूक्लियस भाई, जिसको हिंदी में बोलते हैं केंद्रक। क्या होता है न्यूक्लियस, मैंने आप लोगों को बताया था भाई। जो भी हमारी कोशिका होती है, सेल होती है, सेल होगी भाई। इस सेल के अंदर एक छोटा सा दिमाग होता है, ब्रेन होता है, जिसको न्यूक्लियस के नाम से जानते हैं, केंद्रक के नाम से जाना जाता है। तो न्यूक्लियस का केंद्रक किसको बोला गया है, जो हमारी कोशिका का दिमाग होता है। जैसे हम इंसान है, हमारा दिमाग है। ठीक है, हमारा जो दिमाग है, ये जो है ये पूरी बॉडी को कंट्रोल करता है। तो उसी टाइप से जो न्यूक्लियस है, ये क्या है, इस पूरी सेल को, पूरी कोशिका को क्या है, कंट्रोल करने का काम करता है। ये केंद्रक, किसको केंद्रक बोला गया है। ठीक है, तो न्यूक्लियस क्या कुछ चीज है भाई, इट इज कॉल्ड द, मतलब कि क्या बोलते हैं, कंट्रोल सेंटर ऑफ द सेल। मतलब इसको क्या मेनली न्यूक्लियस किसको बोला गया है, न्यूक्लियस इट इज द, हिंदी में लिख देता हूं, इसको सेल यानी कोशिका, सेल का दिमाग भी बोला जाता है, दिमाग बोला जाता है, ब्रेन बोला जाता है। साथ में न्यूक्लियस को क्या बोला जाता है, कंट्रोल सेंटर ऑफ कोशिका के नाम से भी जाना जाता है भाई। कंट्रोल यानी कि जो कोशिका को कंट्रोल करेगा भाई, कंट्रोल सेंटर ऑफ सेल के नाम से भी किसको जानते हैं भाई, नाम से भी हम लोग किसको जानते हैं, नाम से भी न्यूक्लियस को जाना जाता है भाई। ठीक है, समझ में आई। तो न्यूक्लियस किसको बोलेंगे, जो कि हमारी कोशिका का दिमाग है, या जो हमारी कोशिका को कंट्रोल करने का काम करता है, मेनली कंट्रोल सेंटर है, उसी को हम लोग न्यूक्लियस या कोशिका के केंद्र के नाम से जानते हैं। समझ में आई या नहीं आई, इतनी चीजें क्लियर है। अब हमें इसकी कुछ विशेषताएं करनी है, जो कि एग्जाम के अंदर पूछी जाती है। विशेषताएं भाई कि इस न्यूक्लियस की क्या क्या खासियतें हैं, जो कि एग्जामिनर पूछ लेता है। न्यूक्लियस क्या है, सबसे बड़ी सेल, सबसे छोटी है, क्या कुछ मामला है, वो चीज एग्जामिनर पूछ लेता है। जो पहली विशेषता है वो तो क्या है, जो हमारी कोशिका है, इस कोशिका के अंदर क्या होता है, माइटोकॉन्ड्रिया भी है, इसके अंदर एंडोप्लाज्म रेटिकुलम भी है, इसके अंदर राइबोसोम्स भी है, इसके अंदर लाइसोसोम्स भी है, और भी बहुत सारी चीजें हैं। ठीक है, तो इस कोशिका के अंदर इन सारी चीजों के अंदर से सबसे बड़ी चीज कौन सी है, वो न्यूक्लियस केंद्रक ही होता है। चीजें समझ में आई। तो पहली विशेषता क्या है कि भाई जो लार्जेस्ट सेल ऑर्गेनल है, मतलब कि जो कोशिका का सबसे बड़ा ऑर्गन कौन सा होगा, जो केंद्रक है न्यूक्लियस का, वो हमारी कोशिका का सेल का क्या है, सबसे बड़ा ऑर्गन होगा भाई। ठीक है, न्यूक्लियस इज द, न्यूक्लियस यानी केंद्रक, न्यूक्लियस इज द लार्जेस्ट यानी सबसे बड़ा, लार्जेस्ट ऑर्गेनल ऑफ द सेल। यानी जो हमारी कोशिका है, कोशिका का सबसे बड़ा ऑर्गन कौन सा होगा, जो न्यूक्लियस हो गया हमारी कोशिका का सबसे बड़ा ऑर्गन होगा। चीजें समझ में आई या नहीं आई, दिमाग के अंदर घुसी या नहीं घुसी। ठीक है, अब ये जो न्यूक्लियस होता है ना, इसके बाद भी एक लेयर होती है, एक परत होती है इस टाइप से। ठीक है, जैसे हमारी सेल के बारे में परत है, जिसको सेल वाली सेल मेम्ब्रेन बोलते हैं, उसी टाइप से हमारा केंद्रक है, इसके बाद भी क्या है, एक लेयर होती है। और ये लेयर क्या है, ये लेयर क्या है, इसके अंदर बार, जैसे जो केंद्र के भी जो अंदर बार जो चीजें हैं, उनके आने जाने को कंट्रोल करती है। जैसे सेल है, सेल के बाद ये लेयर है, सेल मेम्ब्रेन, सेल वाल बोलते हैं। ठीक है, कोशिका भित्ति, कोशिका झिल्ली, ये भी क्या अंदर बार आने वाली चीजों को कंट्रोल करती है। उसी टाइप से क्या जो हमारा न्यूक्लियस, न्यूक्लियस के बाद भी क्या है, एक लेयर है, जो कि क्या है, न्यूक्लियस के अंदर और बाहर जाने वाली चीजों को क्या है, कंट्रोल करने का काम करती है। इस लेयर को क्या बोलते हैं, न्यूक्लियर मेम्ब्रेन बोलते हैं। क्या है दूसरा पॉइंट हमारा, न्यूक्लियस के बाहर, न्यूक्लियस के बाहर एक परत होती है, एक परत होती है, जिसको हम लोग क्या बोलते हैं, जिसको न्यूक्लियर मेम्ब्रेन के नाम से जाना जाता है। जैसे ये हमारी बार वाली इसको क्या सेल वाल, कोशिका भित्ति, कोशिका झिल्ली बोलते हैं, उसी टाइप से नाम से न्यूक्लियर मेम्ब्रेन बोलते हैं, न्यूक्लियर मेम्ब्रेन बोलते हैं, जो कि चीजों के आगमन मतलब कि जो चीजें हैं वो अंदर बाहर जाती है, जो भी न्यूक्लियस के अंदर से, उनको क्या आगमन को कंट्रोल करती है भाई। कौन सी चीज न्यूक्लियस के अंदर पहुंचानी है और कौन सी चीज न्यूक्लियस से बाहर रखनी है, उसको कंट्रोल करने का काम कौन करती है, ये जो न्यूक्लियर मेम्ब्रेन जो कि हमारे जो केंद्रक है इसके बाहर होती है, ये इन चीजों को कंट्रोल करने का काम करती है भाई। ठीक है, तीसरी इसकी मेन विशेषता क्या है, इट रेगुलेट्स द सेल के फंक्शन, मतलब कि जो भी हमारी कोशिका है उसके अंदर जितने भी काम होते हैं, फंक्शन मतलब जो भी उसके काम है, उनसे भी कंट्रोल करने का काम कौन करती है, कौन करता है, न्यूक्लियस करता है। इट रेगुलेट्स द सेल फंक्शन, जो हमारी कोशिका के जितने भी फंक्शन है उनको कंट्रोल या रेगुलेट करने का काम किसका होता है भाई, न्यूक्लियस का। तो ये न्यूक्लियस के बारे में थोड़ी सी कुंडली है, थोड़ी सी कुंडली कंप्लीट नहीं है भाई। ठीक है, अभी हम लोग डीएनए के बारे में पढ़ेंगे, आरएनए के बारे में पढ़ेंगे, वो आगे पढ़ेंगे। ठीक है, अभी के लिए न्यूक्लियस के बारे में इतनी चीजें, अभी मतलब इसी आज लेक्चर के अंदर आगे पढ़ेंगे, लेकिन अभी के लिए न्यूक्लियस केंद्र के बारे में इतनी चीजें आपको याद हुआ नहीं, मैं कुछ बताओ, चीज समझ में आई। सर आज हमारे यहाँ मेला है, आ जाओ घुमा देंगे, रजनी जांगड़ा। अरे रजनी जी आप बुलाओगे तो आना ही पड़ेगा। मेला दिलों का आता है एक बार, आके चला जाता है, जरूर आएंगे भाई, आपने बुलाया तो। रजनी मौका में 58 नंबर बने के करूँ, नहर के अंदर कूद जा भाई नहाने के लिए, ताकि दिमाग साफ हो जाए, ठंडा पानी जरूर घुसेगा। ठीक है, वेरी गुड। सर एक बार और समझा दो प्लीज। वीरपाल कौर, आपके पास यूट्यूब के ऊपर एक फैसिलिटी शायद आपको नहीं पता कि आप उस वाला लाइन दिखाई देगी आपको, आप उसको बैक करके दोबारा से देख सकते हो। ठीक है, तो आपको समझ में आ जाएगा। मेरे अंदर इतनी हिम्मत नहीं कि मैं इस पूरी सिस्टम को दोबारा बोल के समझाऊं, क्योंकि एक ही बार के अंदर अच्छे से एक्सप्लेन कर देता हूं। ठीक है, क्योंकि पूरा लेक्चर करवाना 1 घंटे के अंदर, इसी को मैं बार बार करवाई जाऊंगा भाई, तो पूरा लेक्चर का पूरा होगा भाई। नहीं है दिल्ली पुलिस का पेपर, नवंबर क्लास तो सारी 10 लगनी है। ठीक है, मेरे को पता ही नहीं भाई इस चीज के बारे में।
ये एग्जाम के अंदर आया हुआ है। तो कौन कंट्रोल करता है? न्यूक्लियस है जो हमारा केंद्रक है, वो क्या कोशिका की कार्यात्मक गतिविधियों को कंट्रोल करने का काम है करता है। आगे चलो, व्हिच सेल इज कॉल्ड द मास्टर ऑफ द सेल? किस कोशिका को कोशिका का स्वामी कहा जाता है? ये भी रेलवे एएलपी असिस्टेंट लोको पायलट के एग्जाम के अंदर प्रश्न आया है। कौन सी कोशिका को कोशिका का मास्टर कहा जाता है? ये सभी कोशिकाओं की मास्टर है, सभी गुरु है। किसको बोला गया है? न्यूक्लियस है, न्यूक्लियस क्या है? सभी कोशिकाओं की मास्टर है, जो सभी कोशिकाओं को कंट्रोल करने का काम है करती है भाई। वेरी गुड, आगे चलो भाई। बस अभी के लिए इसमें इतना ही था न्यूक्लियस रिलेटेड। अब हम लोग थोड़ी सी थ्योरी और पढ़ने का काम करेंगे भाई। अब इस थ्योरी के अंदर हम लोग क्या पढ़ेंगे? एक सेल डिवीजन, कोशिका के जब टुकड़े होते हैं, डिवीजन का मतलब समझ गए? उस चीज को बांटना, डिवाइड करना, बांटना, यानी कोशिका का बंटवारा होता है तो वो दो भागों के अंदर होता है भाई। एक को बोलते हैं मिटोसिस, एक को बोलते हैं मियोसिस। हिंदी के अंदर बताओ, टेंशन ना लो, समसूत्री हो गया और एक अर्धसमसूत्री हो गया। ठीक है, दो टाइप के हमारे कोशिका के विभाजन होते हैं और दोनों टाइप के विभाजन एग्जामिनर पूछता है। जैसे एक प्रश्न आपका आया होता है, जब भी हमारे शरीर के किसी अंग में चोट लग जाए, जैसे आप लोग कुछ गलत गतिविधि करने लग रहे हो, आपत्तिजनक चीजें करने लग रहे हो और उस चीज के अंदर आपके कहीं पे चोट लग जाए, तो उस केस के अंदर कौन सी कोशिका का विभाजन होगा? तो कौन सी कोशिका का विभाजन होगा? तो उसको बोलते हैं मिटोसिस के नाम से। ठीक है, ये समझाऊंगा, थोड़ा सा एग्जाम के अंदर प्रश्न आता है। देखो क्या हमारा सेल डिवीजन, सेल डिवीजन ये क्या है? हमारा कोशिका विभाजन भाई। अभी न्यूक्लियस टॉपिक पूरा नहीं है, आगे कराऊंगा, कभी समझ करवाया आगे आएगा अभी। कोशिका विभाजन भाई, सेल डिवीजन, कोशिका विभाजन, ये कितने टाइप का? मेनली हमारा दो टाइप का होता है भाई। कितने टाइप का? दो टाइप का। एक का नाम है भाई मिटोसिस, मिटोसिस, ठीक है, इसको हिंदी में हम लोग क्या बोलते हैं? समसूत्री। क्या बोलते हैं भाई? समसूत्री। और एक का नाम है भाई मियोसिस। एक का नाम क्या है? मिटोसिस। एक का नाम मियोसिस को बोलते हैं अर्धसमसूत्री। मियोसिस जो क्या बोलते हैं? अर्धसमसूत्री बोलते हैं भाई, अर्धसमसूत्री। ठीक है, अब ये क्या कुछ मामले हैं मैं आपको समझाता हूं। जैसे जो भी हमारी कोशिका, जैसे ये हमारी एक सेल है, इसके अंदर हमारा न्यूक्लियस है। अब आपको मैंने क्या बताया? हमारा शरीर छोटे छोटे छोटे, जिसको मैं बहुत ज्यादा जूम करके देखो तो मेरे को पता लगा कि हां भाई एक सेल है, कोशिका है। ठीक है, इससे हमारा शरीर बना हुआ है। अब क्या जैसे मान लो हमारे शरीर के यहां पर चोट लगी, बाय चांस एक्सीडेंट हो गया, यहां से कट गया, तो ये सेल भी तो बीच में से कटेगी, कटेगी ना? तो ये क्या कोशिका के दो टुकड़े हो जाएंगे। ठीक है, अब जब इस कोशिका के सेल के दो टुकड़े हो जाएंगे तो कौन सी चीज आगे जाके खत्म होती है, कौन सी चीज आगे जाके वैसी रहेगी? ठीक है, कितने टाइप के टुकड़े होंगे, टुकड़े होने के बाद उस कोशिका का क्या होगा, ये सारी चीजें सेल डिवीजन के अंदर है। चीजें समझ में आई या नहीं आई, दिमाग में घुसी या नहीं घुसी? अब क्या होती है आपको एक चीज बताता हूं। ये जो हमारा न्यूक्लियस होता है, इसके बारे में हम लोग आगे पढ़ेंगे, इसलिए आप याद रखो। ये जो हमारी कोशिका के अंदर जो हमारा न्यूक्लियस है, इस न्यूक्लियस के अंदर एक चीज होती है जिसका नाम है क्रोमोसोम्स। क्या नाम है? क्रोमोसोम्स। ये तो क्रोमोसोम्स होते हैं भाई, ये क्या होते हैं भाई? ये भाई आपको बताता हूं, ये धागे जैसी संरचनाएं होती है भाई, धागे जैसी संरचनाएं, संरचनाएं होती है भाई। और ये मेनली किस चीज के लिए होती है भाई? ये धागे जैसी संरचनाएं भाई हमारे मतलब जैसे थ्रेड होते हैं ना, धागे, धागे जैसे होते हैं क्रोमोसोम्स, जो हमारे केंद्र न्यूक्लियस के अंदर मिलते हैं। न्यूक्लियस के अंदर डीएनए मिलता है हमको, आरएनए देखने को मिलता है, साथ में हमको क्रोमोसोम देखने को मिलते हैं। तीन चीज इसके अंदर हमको देखने को मिलती है। ठीक है, लेकिन आगे धीरे धीरे चीज में अब क्रोमोसोम्स होती है जो धागे जैसी संरचना होती है, ये हमारी बॉडी के अंदर पाए जाते हैं 23 पेयर्स, 23 जोड़े हमारी बॉडी के अंदर क्रोमोसोम्स के पाए जाते हैं। यानी टोटल जोड़े हैं, ये जोड़े, एक जोड़े के अंदर कितने होंगे? जोड़े का मतलब दो, यानी टोटल टोटल अगर क्रोमोसोम्स पूछे तो कितने हैं? 46 हमारी बॉडी के अंदर टोटल क्रोमोसोम्स होते हैं। ये भी जब रिप्रोडक्शन वाला चैप्टर पढ़ेंगे ना, उसके अंदर पूरी कंप्लीट इंफॉर्मेशन पढ़ेंगे। अभी के लिए सिर्फ इतना याद रखो। ठीक है, अब क्या था आपको क्रोमोसोम्स का पता लगा? क्रोमोसोम्स किसके अंदर होते हैं? हमारे केंद्र के अंदर, सेल के सेल के अंदर केंद्र है, केंद्र के अंदर डीएनए, आरएनए और क्रोमोसोम्स देखने को मिलते हैं। और ये क्रोमोसोम्स होते हैं हमारी बॉडी के अंदर टोटल 23 पेयर, 23 जोड़े मिलते हैं और उसके अंदर टोटल कितने? 46 हमारे मतलब कि टोटल क्रोमोसोम्स हो गए। चीजें समझ में आई? ठीक है, अब ये चीज मैंने क्यों समझी? देखो क्रोमोसोम्स अभी हमें नहीं पढ़ना विस्तारपूर्वक, इसके बारे में हम लोग कंप्लीट डिटेल पढ़ेंगे रिप्रोडक्शन यानी कि जो हमारा प्रजनन वाला चैप्टर है उसके अंदर भाई। चीजें समझ में आई? ठीक, अब क्या होता है? मिटोसिस होता है, इसके अंदर क्या होता है? जब भी मान लो यहां पर किसी ने से ब्लेड मार दिया कोशिका के अंदर, कोशिका के दो टुकड़े हो गए। जब हमारी कोशिका के जब टुकड़े होते हैं उसके बाद भी, अब मान लो मैंने कहा टोटल हमारे 46 क्रोमोसोम्स हैं, टुकड़े होने के बाद भी मान लो एक टुकड़ा ये हो गया, एक टुकड़ा ये हो गया, फिर भी दोनों के अंदर 46 क्रोमोसोम बन जाएं, मतलब ये टुकड़ा अलग हो गया, फिर भी इसने अपने अंदर वापस से जनरेट कर लिया, टोटल 40 क्रोमोसोम बन गए। अब इसके टुकड़े होंगे तो सीधी बात 23 क्रोमोसोम आएंगे, 23 क्रोमोसोम इधर, 23 क्रोमोसोम इधर। ठीक है, लेकिन क्या है? अगर ये अपने अंदर वापस 40 क्रोमोसोम बना ले, अब जैसे समझाता हूं, ये था ये कोशिका, इसके दो टुकड़े हो गए, दो टुकड़े हो गए। ठीक है, अब दोनों के कितने कितने बच गए? 23 बच गए, टोटल 40 क्रोमोसोम थे। ठीक है, फिर मान लो कि एक दिन बाद, दो दिन बाद ये वापस अपने 40 क्रोमोसोम बना ले, ये भी वापस अपने 40 क्रोमोसोम बना ले, तो इस विभाजन को क्या बोलते हैं? मिटोसिस यानी कि समसूत्री। समझ मतलब वापस से जितने टुकड़े थे वापस समान, उतने ही समान टुकड़े, उतने ही समान क्रोमोसोम दोबारा फिर से बन गए। ठीक है, तो इसको क्या बोलते हैं? मिटोसिस बोलते हैं। तो चीजें समझ में आई? मैं क्रोमोसोम्स, मिटोसिस, ये अब आपकी चीजें और अच्छे समझ में आई। अभी आपको लिख देता हूं भाई। मिटोसिस किसको बोला गया है? कि जब भी हमारी कोशिका का विभाजन होता है, विभाजन होने के बाद अगर उसके अंदर कितने 40 के 40 क्रोमोसोम अगर बड़े रहते हैं तो उसको क्या बोलते हैं? उसको मिटोसिस बोलते हैं। जब भी कोशिका का विभाजन होता है, कोशिका का विभाजन होता है और उसके बाद भी उसमें 46 क्रोमोसोम्स बने रहते हैं, तो उसी को हम लोग क्या बोलते हैं? उसी को मिटोसिस यानी कि समसूत्री विभाजन के नाम से जानते हैं। ठीक है, उसी को क्या बोलेंगे? मिटोसिस डिवीजन। उसके बाद मिटोसिस डिवीजन यानी कि समसूत्री विभाजन के नाम से किसको जानेंगे? कि जब भी हमारी कोशिका यानी कि सेल का विभाजन होगा, टुकड़े होंगे, तो उसके बाद भी क्या उसके अंदर 40 के 40 क्रोमोसोम अगर मेंटेन रहते हैं, उसको हम लोग किसके नाम से? मिटोसिस यानी कि समसूत्री विभाजन के नाम से जानते हैं। समझ में आई या नहीं आई? इन्हीं कोशिकाओं को किस नाम से? जो मिटोसिस वाली, इनको सोमेटिक सेल के नाम से भी जाना जाता है। किस नाम से भाई? इनको सोमेटिक कोशिका भी बोलते हैं, कोशिका भी बोलते हैं। किसको बोलते हैं भाई? सोमेटिक कोशिका। जो हमारी मिटोसिस, देखो सोमेटिक से मतलब समान, जो समान रहती है, समसूत्री है, विभाजन कर दिया तभी 40 क्रोमोसोम है, यानी कि जिसके टुकड़े भी करने के बाद क्या वो समान रहती है, उसको क्या बोलते हैं? सोमेटिक कोशिका के नाम से भी जाना जाता है। चीजें समझ में आई या नहीं आई? ठीक है, एग्जांपल के लिए कौन सा है? कि जब भी हमारे शरीर पर चोट लगती है तो जो हमारी कोशिका का विभाजन, मान लो हाथ काट दिया मैंने, तो जो हमारी कोशिका का विभाजन होगा कौन सा होता है? मिटोसिस होता है। हमारी जो स्किन है वापस से 40 क्रोमोसोम बना लेती है। ठीक है, तो इसका एग्जांपल क्या लगेंगे? चोट लगने पर कौन सा विभाजन होता है हमारी बॉडी के अंदर? मिटोसिस नाम का सेल विभाजन, कोशिका विभाजन होता है। सर बैच लेना कर कोड तो भाई खत्म हो गया भाई, कल रात के 12 बजे तक का था भाई, पूरे एक हफ्ते कोड रखा था भाई, सोमवार को कोड लॉन्च किया था। ठीक है, आज दोबारा सोमवार आ गया भाई, अब और कोड नहीं होगा भाई। ठीक है, पूरे एक हफ्ते कोड रखा था, रेलवे ग्रुप का बैच 500 में जाने लगा था, अब वापस 600 रुपये रेट था, 600 वापस हो गया भाई। ठीक है, धन्यवाद भाई। नेटफ्लिक्स वाले बस ले जाओ मेरे को। ठीक है, देखो भाई इतनी चीजें समझ में आ गई, ये इतना विभाजन समझ में आ गया। अब हम लोग पढ़ेंगे मियोसिस के बारे में। मियोसिस के अंदर क्या होता है? विभाजन होने के बाद जो 46 क्रोमोसोम होते हैं इसके अंदर 23 के अंदर बढ़ जाते हैं। क्या होता है मियोसिस के अंदर? विभाजन होने पर, यानी सेल डिवीजन होता है, विभाजन होने पर 46 क्रोमोसोम्स हैं, 46 क्रोमोसोम्स कितने में रहते हैं? 23 क्रोमोसोम्स में तब्दील हो जाते हैं भाई।
तब्दील हो जाते हैं, कन्वर्ट हो जाते हैं। यानी कि ऐसा विभाजन जिसके अंदर क्या है भाई, टुकड़े हो गए, मान लो यहाँ से हाथ काट दिया और उसके बाद वापस से रिकवरी नहीं हुई भाई, 23 क्रोमोसोम 2 पट के हमारी कोशिका के, लेकिन क्या वापस से वो 46 नहीं बने, तो ऐसे विभाजन को क्या बोलते हैं? मियोसिस। यानी कि अर्ध अर्ध का मतलब वो आधे आधे रहेगी, अर्ध समसूत्री विभाजन के नाम से जाना जाता है, जिसमें समझ में नहीं है। इसके हम लोग एग्जांपल कौन से बोलेंगे? जो भी हमारी स्पर्म सेल है, स्पर्म का मतलब समझते हो शुक्राणु, जो नरों के अंदर मिलते हैं शुक्राणु, स्पर्म, इसका तो मेरा आप लोगों को स्पर्म जो भी नरों के अंदर शुक्राणु मिलते हैं। मैं बताया आपको सबसे छोटी कोशिका होती है हमारी बॉडी, हमारी बॉडी सबसे छोटी कोशिका कौन सी है? स्पर्म है। सबसे बड़ी कौन सी थी? याद करो, न्यूरॉन। याद नहीं है? न्यूरॉन सबसे बड़ी कोशिका, सबसे छोटी कौन सी थी? शुक्राणु थी नर की। और मादा की कौन सी थी? अंडाणु। अंडाणु किसको बोलेंगे? ओवम को बोलेंगे भाई, ओवम। तो ये दोनों के दोनों क्या है? हमारी बॉडी के ऐसी कोशिकाएं हैं, अगर इनके टुकड़े होते हैं तो इनकी वापस रिकवरी होना इंपॉसिबल है। जैसे एक शुक्राणु है, शुक्राणु की शेप आप लोगों ने कभी देखी है? नहीं देखी होगी, हम तो जिस तरफ बताते हैं बस, देखते तो है ही नहीं, क्या है बेचारे के, ऐसी शेप होती है शुक्राणु की, ठीक है। अब इसका यहाँ पर होता है इसका हेड, यानी इसका सिर हो गया भाई, और ये होती है इसकी टेल, पूंछ, ठीक है। अब ये जो शुक्राणु होता है, इसको मैं बीच में से इधर से काट दूं या इधर से काट दूं, वापस नहीं जुड़ सकता भाई, इसकी वापस रिकवरी होना इंपॉसिबल है, ठीक है। इसी टाइप से अंडाणु होता है, इस टाइप से हमारा ओवम है, ओवम अंडाणु महिला के अंदर होता है, इसको अगर बीच में काट दूं तो ये दोबारा से नहीं जुड़ सकता, तो दोबारा इसकी रिकवरी होना इंपॉसिबल है। कि हमारा कौन सा मियोसिस जो विभाजन किसके अंदर होता है भाई? शुक्राणु और अंडाणु के अंदर हमारा मियोसिस विभाजन होता है, और मिटोसिस किसके अंदर होता है? चोट लगने पर, जब छोटी मोटी चोट लग जाए शरीर के अंदर, तब कौन सा होता है भाई? मिटोसिस होता है। जिसे समझ में आई या नहीं आई, मिटोसिस और मियोसिस, ठीक है। सर रिप्रोडक्शन सिस्टम का पढ़ाओगे, वेरी सुन। सबसे लास्ट चैप्टर में रिप्रोडक्शन नहीं करेंगे, बायोलॉजी को समाप्त रिप्रोडक्शन से ही करेंगे भाई, ठीक है। इतनी चीजें क्लियर होगी भाई, सेल डिवीजन से रिलेटेड, ठीक है। अब इस सेल रिलेटेड जो प्रश्न आपका प्रीवियस के अंदर है वो देख लो भाई, फिर आपको पता लग जाएगा किधर जा रहे हैं। ये एज इट इज आपका रेलवे एनटीपीसी के एग्जाम के अंदर आया है प्रश्न आपका, रेलवे एनटीपीसी 26 अप्रैल 2016 की शिफ्ट नंबर 2 के अंदर, व्हिच टाइप ऑफ सेल डिवीजन इज यूज्ड टू रिपेयर इंजरीज इन द बॉडी? शरीर में लगी चोट की मरम्मत के लिए किस प्रकार के सेल विभाजन का प्रयोग किया? बताओ भाई, कौन सा सेल विभाजन है? ये बहुत नहीं आएगा, बहुत आएगा, बहुत लिख दिया, बहुत, ठीक, बताओ। तो कौन सा सेल विभाजन, कौन सा कोशिका विभाजन का प्रयोग करते हैं जब हमारे शरीर के अंदर चोट लग जाती है? ओनली मिटोसिस मियोसिस या बोथ मिटोसिस मियोसिस या नाइदर मिटोसिस मियोसिस? कौन से का डिपेंड करता है चोट लगी कहां पर है। शुक्राणुओं पे चोट लगी होगी तो भाई मियोसिस आ जाएगा, अंडाणुओं पे चोट लगी होगी तो भी मियोसिस आ जाएगा, है अर्ध समसूत्र वाला। और अगर शरीर पे चोट लगी, अब शरीर अभी तो नहीं बताया इन्होंने कि चोट लगी कहां पर है भाई। अब ऐसी जगह चोट लग जाए जहां पर शुक्राणुओं के टुकड़े हो जाए भाई, तो वहां पर तो मियोसिस होगा, है ना। और ऐसी जगह चोट लगे जहां पर शुक्राणु के टुकड़े ना हो तो मिटोसिस। चलो लेकिन नॉर्मल बता देता हूं, ओनली मिटोसिस भाई, ठीक है। शरीर में छोटी मोटी चोट लग जाती है तो उसकी मरम्मत के लिए कौन सा भाई? मिटोसिस नाम का जो कोशिका विभाजन हमको देखने को मिलता है। तो सेल विभाजन यानी सेल डिवीजन वाला टॉपिक समझ में आया नहीं आया, मेरे को बताओ भाई। ये मैं सेकंड लग रहा हूं 23 क्रोमोसोम 46 रहेंगे उसके बाद भी। चले भाई आगे क्या हो गया? आप लोगों को मैंने प्रोकैरियोटिक और यूकैरियोटिक कोशिका के बारे में बताया था। प्रोकैरियोटिक सेल और एक थी हमारी यूकैरियोटिक सेल, यूकैरियोटिक सेल। इनके बारे में मैंने आपको बताया था, याद होगा आपको, जो पहली क्लास है उसके अंदर बताया था। बैच चेंज कर दो जी, आपसे बात हुई थी मैसेज में, अमित चिंपा 40 रुपये भुगतान कराया है भाई, अमित चिंपा कर देंगे भाई, कोई दिक्कत नहीं है। रॉबर्ट ओपन हेलमर ने भी भाई 19 रुपये भुगतान किया। गुप्त दान सबसे बड़ा दान, इससे बड़ा दान धरती पर कोई भी नहीं। तो दो टाइप की मैंने आपको कोशिका के बारे में बताया था पहले दिन, ठीक है। और मैंने आपको क्या चीज बताई थी इनके बारे में, आपको जो डिफरेंस है, कुछ और भी चीजें हैं, इंफॉर्मेशन जो मुझे आपको बतानी है वो चीज देखो। प्रोकैरियोटिक कोशिका, इसके बारे में खासियत क्या है कि इसके अंदर कोई भी न्यूक्लियस नाम की चीज उपस्थित नहीं होती, यानी केंद्रक है वो किसके अंदर भाई? प्रोकैरियोटिक जो कोशिका उसके अंदर केंद्रक उपस्थित नहीं होता। ये इसकी सबसे मेन चीज एग्जाम के अंदर पूछा जाता है, कौन सी कोशिका के अंदर केंद्रक उपस्थित है? प्रोकैरियोटिक या यूकैरियोटिक? तो किसके अंदर यूकैरियोटिक केंद्रक उपस्थित है, प्रोकैरियोटिक कोशिका के अंदर केंद्रक उपस्थित नहीं। ये चीज आपको याद रखनी पड़ेगी, ठीक है। अब देखो क्या है, पहली चीज क्या है? न्यूक्लियस, यानी जो हमारा केंद्रक है, न्यूक्लियस इज एब्सेंट, मतलब कि न्यूक्लियस इसके अंदर हमको देखने को नहीं मिलता। अब इसके अंदर न्यूक्लियस नहीं है तो मैंने आप लोगों को एक चीज बताई थी कि ये हमारी कोशिका है, कोशिका के अंदर हमारा ये न्यूक्लियस, और न्यूक्लियस के अंदर क्या चीज देखने को मिलती है? मैंने आपको बताया था क्या चीज देखने को मिलती है? डीएनए देखने को मिलता है, आरएनए देखने को मिलता है, और वो क्या है? क्रोमोसोम्स देखने को मिलते हैं, ये चीज मैंने आपको बताई थी, ठीक है। अब क्या होता है? डीएनए तो किसके अंदर मिलेगा? न्यूक्लियस के अंदर देखने को मिलेगा, लेकिन तो क्या कहना है? न्यूक्लियस ही नहीं है। प्रोकैरियोटिक कोशिका के अंदर क्या है? न्यूक्लियस ही नहीं है, तो डीएनए कहां गया? तो डीएनए क्या है? ऐसी जगह पर प्रेजेंट होगा, उस जगह को क्या बोलेंगे? उस जगह को न्यूक्लियोइड के नाम से बोला जाएगा, ठीक है। यानी कि क्या है भाई आपका? न्यूक्लियस एब्सेंट, न्यूक्लियस प्रेजेंट नहीं है प्रोकैरियोटिक के अंदर। देयरफॉर डीएनए ऐसी जगह पर मिलता है, ऐसी जगह पर मिलता है जिसको हम लोग क्या बोलते हैं? जिसको न्यूक्लियोइड बोलेंगे भाई। क्या बोलेंगे? न्यूक्लियोइड बोलते हैं। स्पेलिंग थोड़ी मोटी गलत हो सकती है, बाकी समझ जाना, ठीक है। जिसे समझ में प्रोकैरियोटिक कोशिका के अंदर क्या है कि न्यूक्लियस जो हमारा केंद्रक है, न्यूक्लियस क्या केंद्रक क्या हमारा अनुपस्थित होता है, उपस्थित नहीं होता, ठीक है। तो जो हमारा डीएनए में क्या होता है? डीएनए किसके अंदर मिलेगा? केंद्रक के अंदर मिलेगा, केंद्रक आरएनए के अंदर क्रोमोसोम्स है, लेकिन इसके अंदर जब केंद्रक है ही नहीं तो डीएनए कहां जाएगा? तो डीएनए किस कोशिका के अंदर ऐसी जगह पे होगा जिसको हम लोग न्यूक्लियोइड के नाम से बोलेंगे। इतनी चीज दिमाग के अंदर घुसी या नहीं घुसी बताओ एक बार, ठीक है। ये जो कोशिका, फिर ये आ गया हमारा यूकैरियोटिक सेल। यूकैरियोटिक सेल के अंदर क्या भाई? न्यूक्लियस हमारा प्रेजेंट होता है, और डीएनए किसके अंदर? जो हमारा न्यूक्लियस, उसके अंदर क्या हमको डीएनए देखने को मिलता है। यूकैरियोटिक के अंदर क्या है? न्यूक्लियस यानी जो केंद्रक है, न्यूक्लियस इज प्रेजेंट, न्यूक्लियस उपस्थित होता है भाई, उपस्थित होता है। देयरफॉर क्या है? डीएनए इज प्रेजेंट, डीएनए क्या है? उपस्थित होता है, प्रेजेंट इन द न्यूक्लियर मेम्ब्रेन। जो हमारा केंद्र की जो मेम्ब्रेन है, मेम्ब्रेन कौन सी? न्यूक्लियर मेम्ब्रेन। यही तो न्यूक्लियर मेम्ब्रेन जिसकी बाहर की बाउंड्री है, न्यूक्लियस की बाहर की बाउंड्री न्यूक्लियर मेम्ब्रेन बोलेंगे, यानी कि डीएनए इसके अंदर प्रेजेंट होता है। इतनी क्लियर है। एग्जाम के अंदर ये पूछता है कि केंद्र किसके अंदर मिलता है? केंद्र किसके अंदर? यूकैरियोटिक के अंदर। ठीक है, केंद्र का अनुपस्थित किसके अंदर होता है? प्रोकैरियोटिक के अंदर। अब इसको याद कैसे रखो? देखो भाई, आपने सुना होगा जैसे एप्पल के फोन आते हैं कि 16 प्रो, अल्ट्रा प्रो मैक्स, और इस तरीके से, ठीक है। यानी जो प्रो बंदा होगा ना, उसके पास क्या है? दिमाग है, वो उपस्थित नहीं होगा। इस तरीके से जो अब आप ये देखो कि एप्पल का मान लो एक तो डबल कैमरा फोन आता है, इस टाइप से देखेंगे आपने, एक आता है ट्रिपल कैमरे का ऐसे, ठीक है। ये वाला जो ट्रिपल कैमरा इसको बोलते हैं प्रो, ये आ गया आपका नॉर्मल वाला, आईफोन 16 वाले नॉर्मल है, ये प्रो हो गया, ठीक है। अब क्या होता है? जो अंदर वाले जो फीचर होते हैं सारे सेम होते हैं,
सेम डिटो सेम, सिर्फ बार क्या इस प्रो के अंदर ये कैमरा फालतू, इससे कुछ नहीं होता, ठीक है। यानी कि जो लोग व्यक्ति प्रो फोन लेंगे, हम लोग समझो भाई देखो ये फोन मिल जाए आपको 70,000 का, ये फोन मिले आपको 1.5 लाख का, ठीक है। और अगर आपके पास दिमाग है, भाई आपको पता है दोनों के अंदर सेम फीचर्स हैं, अंदर कुछ भी डिफरेंस नहीं, सेम तरीके से चलने लग रहे हैं, तो आप क्या इस प्रो के पैसे वेस्ट करोगे? जी हां करेंगे, क्योंकि हम सी टाइप के बंदे हैं, ठीक है, कर देते हैं ऐसे लोग। तो ऐसे लोगों के अंदर क्या दिमाग नहीं होता कि जो क्या प्रो टाइप के फोन यूज करेंगे, जब उनको पता है कि सारे सेम फीचर क्या है, नॉर्मल फोन के अंदर भी मिलते हैं। तो यानी क्या जो प्रो टाइप के जो बंदे के अंदर न्यूक्लियस यानी कि दिमाग है उपस्थित नहीं होता, और जो प्रो टाइप के बंदे के अंदर न्यूक्लियस यानी कि दिमाग उपस्थित होता है। ये ट्रिक है सिर्फ याद करने की, ठीक है। बाकी से कोई सा फोन ले लो, मना कोई दिक्कत को नहीं, ठीक है। मेरी घर की कंपनी भाई, इतनी चीजें समझ में आ गई भाई केंद्र प्रोकैरियोटिक के बारे में भाई, ठीक है। अब क्या है सेकंड जो हमारा बिंदु वो क्या है कि जो प्रोकैरियोटिक जो कोशिका है ये किसके अंदर होती है? ये सिर्फ बैक्टीरिया के अंदर होती है, ओनली प्रेजेंट इन बैक्टीरिया। में किसके अंदर देखने को मिलती है हमको? सिर्फ जो बैक्टीरिया है, बैक्टीरिया के अंदर क्या हमको ये वाली कोशिका देखने को मिलेगी भाई। यूकैरियोटिक जो कोशिका है हमको किसके अंदर भाई? एनिमल हो गए, जैसे हम इंसान भी हम एनिमल के अंदर आते हैं, प्लांट हो गए, फंगस होगी, प्रोटोजोआ, इन सभी के अंदर देखने को मिलती है। किसके अंदर देखने को मिलती है? एनिमल्स, पौधे, पौधे के पौधे, यानी एनिमल्स पौधे हो गए हमारी, और फंगस होगी भाई, फंगस, प्रोटोजोआ हो गया। इन सभी के अंदर हमको क्या देखने को मिलता है? इन सभी के अंदर हमको यूकैरियोटिक कोशिका देखने को मिलती है। चीजें समझ में आई या नहीं आई? दिमाग के अंदर घुसी या नहीं घुसी भाई, ठीक है। इतनी चीजें दिमाग के अंदर घुस गई, वेरी गुड भाई। अब मैंने आपको कुछ चीजें बताई, आपको याद हो तो ये जो हमारी कोशिका है, ये जो हमारी सेल है, सेल है, सेल के अंदर हमारा न्यूक्लियस है, और यहाँ पर क्या है? ये जो जगह है, ये जो लिक्विड वाली जगह थी, यहाँ पर आपको दिखा देता हूँ, ये सेल है, ये न्यूक्लियस है, और ये जो हमारी लिक्विड वाली जो जगह थी, इसको क्या बोला गया था? साइटोप्लाज्म बोला गया था भाई। क्या बोला गया था? साइटोप्लाज्म। और साइटोप्लाज्म के अंदर क्या होता है? बहुत सारी चीजें होती हैं, माइटोकॉन्ड्रिया, एंडोप्लाज्म रेटिकुलम, जिसके बारे में हम लोग पढ़ चुके हैं, ठीक है। वैक्यूल्स भी होते हैं, राइबोसोम्स भी होते हैं, लाइसोसोम्स भी होते हैं, इस टाइप से बहुत सारी चीजें देखने को मिलती हैं। अब ये जो होते हैं माइटोकॉन्ड्रिया हो गया, एंडोप्लाज्म रेटिकुलम हो गया, राइबोसोम, ये भी एग्जामिनर पूछता है कि इसके अंदर कौन सी कोशिका है? माइटोकॉन्ड्रिया के अंदर प्रोकैरियोटिक कोशिका या यूकैरियोटिक कोशिका है, कौन से वाली कोशिका देखने को मिलती है? तो ये चीज आपको याद रखनी है भाई, ठीक है। तो लिखवा देता हूं मैं आपको कि जो प्रोकैरियोटिक कोशिका किसके अंदर उपस्थित होती है? एक तो हमारा साइटोप्लाज्म यानी जो लिक्विड वाला पार्ट था उसके अंदर भाई, किसके अंदर उपस्थित होती है? एक तो हमारा क्या जो साइटोप्लाज्म है, साइटोप्लाज्म के अंदर कौन सी हमको प्रोकैरियोटिक कोशिका देखने को मिलती है? दूसरे हमारे जो राइबोसोम्स हैं उनके अंदर देखने को मिलती है, सेलुलोज के अंदर देखने को मिलती है, जो हमारी सेल मेम्ब्रेन कोशिका झिल्ली है उसके अंदर देखने को मिलती है। किसके अंदर? साइटोप्लाज्म, राइबोसोम्स, सेलुलोज, और हमारा किसके अंदर? साइटोप्लाज्म, राइबोसोम्स, सेलुलोज और सेल मेम्ब्रेन, यानी कि कोशिका जो झिल्ली है, कोशिका झिल्ली। इनके अंदर हमको क्या देखने को मिलते हैं? इनके अंदर हमको प्रोकैरियोटिक कोशिका देखने को मिलती है। एग्जामिनर पूछता है कि सेल मेम्ब्रेन के अंदर कौन सी कोशिका होती है? प्रोकैरियोटिक। राइबोसोम के अंदर कौन सी कोशिका होती है? प्रोकैरियोटिक, ठीक है। ये आपको याद रखने पड़ेंगे, इंपॉर्टेंट है भाई, चीजें समझ में आई या नहीं आई, ठीक है। तो जो अगली चीज है वो क्या है इसके बारे में कि ये जो प्रोकैरियोटिक कोशिका होती है जनरली स्मॉल साइज की होती है। अभी देखो जो बैक्टीरिया है, आपसे देखो भाई, मैंने कहा था जो प्रोकैरियोटिक कोशिका किसके अंदर देखने को मिलती है? बैक्टीरिया के अंदर देखने को मिलती है। छोटे-छोटे बैक्टीरिया होते हैं, माइक्रोस्कोप के माध्यम से देखते हैं हम लोग, यानी कि प्रोकैरियोटिक कोशिका किसके अंदर देखने को मिलती है हमको? बैक्टीरिया के अंदर, बैक्टीरिया के स्मॉल साइज होते हैं, यानी प्रोकैरियोटिक कोशिका भी कैसी होती है आपकी? जनरली स्मॉल इन साइज। कैसी होती है? जनरली स्मॉल इन साइज, यानी कि साइज के अंदर क्या है? जनरली छोटी होती है भाई। कौन सी? प्रोकैरियोटिक कोशिका। अब हम लोग इसके बारे में पढ़ते हैं यूकैरियोटिक कोशिका में। ये कैसी होती है? ये हमारी जनरली लार्ज इन साइज होती है, मतलब कि बड़ी होती है साइज के अंदर। कैसी होती है? बड़ी आप लोग खुद देखो, लार्जर इन साइज। अब मैंने क्या बताया आपकी यूकैरियोटिक कोशिका किसके अंदर होती है? एनिमल्स के अंदर होती है। एनिमल के छोटे-छोटे होते हैं, नो बड़े-बड़े साइज के अंदर। तो इनका साइज भी कैसा? यूकैरियोटिक कोशिका का बड़ा साइज होगा, ठीक है। तो पौधे भी बड़े-बड़े होते हैं, तो इस टाइप से इसके अंदर पूछा गया था। चीजें समझ में आई या नहीं आई? अब इसके अंदर कौन-कौन सी चीजें? इसके अंदर हमारा माइटोकॉन्ड्रिया, एक तो जो हमारा माइटोकॉन्ड्रिया है वो किसके अंदर देखने को मिलता है भाई हमको? माइटोकॉन्ड्रिया हमारा, ये हमारा यूकैरियोटिक कोशिका के अंदर देखने को मिलता है, ये चीज आपको याद रखनी है। दूसरा हमारा एंडोप्लाज्म रेटिकुलम, गोल्गी बॉडीज, ठीक है। ये लाइसोसोम से सारे किसके अंदर मिलते हैं हमको? इस तरह ईआर से लिखते हैं एंडोप्लाज्म रेटिकुलम, गोल्गी बॉडीज हो गया, ठीक है। तो माइटोकॉन्ड्रिया, एंडोप्लाज्म रेटिकुलम, गोल्गी बॉडीज, लाइसोसोम से सारे किसके अंदर देखने को मिलते हैं हमको? ये हमारे यूकैरियोटिक सेल्स के अंदर देखने को मिलते हैं लाइसोसोम्स। राइबोसोम्स प्रोकैरियोटिक, यूकैरियोटिक के अंदर कौन से हमको? लाइसोसोम्स देखने को मिलेंगे भाई, ठीक है। आप लोग देखो इन सभी को याद रखने की जरूरत है, आप लोग सिर्फ इसको याद रख लो एक को भाई, जो हमारा राइबोसोम्स है ना, ये हमको प्रोकैरियोटिक के अंदर मिलते हैं। बाकी इससे अलग जितने भी हमको देखने को मिले माइटोकॉन्ड्रिया ये भी उसके अंदर होता है हमारे, किसके अंदर? साइटोप्लाज्म के अंदर। एंडोप्लाज्म रेटिकुलम, गोल्गी बॉडीज, लाइसोसोम से सारे किसके अंदर? हमारे यूकैरियोटिक के अंदर। सिर्फ एक राइबोसोम्स के वो प्रोकैरियोटिक के अंदर मिलता है। इस तरीके से याद कर लेना, चीजें दिमाग के अंदर याद रह जाएंगी, टेंशन ना लो। ऑप्शन आएंगे, ऑप्शन से आप लोग भिड़ा दोगे इनको, खिंडा दोगे, ठीक है। अब मैंने आप लोगों को एक चीज बताई थी कल वाली जो शनिवार को क्लास हुई उसके अंदर कि जो हमारे राइबोसोम्स होते हैं ना उसके अलग-अलग नाम होते हैं। याद है कुछ कि प्रोकैरियोटिक कोशिका के अंदर राइबोसोम्स को किस नाम से जाना जाता है? 70S के नाम से जाना जाता है, और यूकैरियोटिक कोशिका के अंदर राइबोसोम्स को किस नाम से जाना जाता है? 80S के नाम से जाना जाता है। मैंने आपको बताया था भाई राइबोसोम्स कितने दो नाम होते हैं, 70S किसके अंदर? प्रोकैरियोटिक के अंदर। अब प्रोकैरियोटिक साइज में छोटी है, साइज के अंदर छोटी है तो इसका नाम भी तो छोटा हुआ 70, और यूकैरियोटिक साइज में बड़ी, इसके अंदर राइबोसोम्स को किस नाम से जाना जाता है? 80S के नाम से जाना जाता है। अब ये जो 70S और जो 80S है भाई, इसके आगे दो टुकड़े होते हैं। 70S वाला राइबोसोम है, इसके भी दो टुकड़े होते हैं, और जो 80S वाला जो राइबोसोम है इसके भी दो टुकड़े होते हैं, ठीक है। तो इसको क्या बोलते हैं? इसका सब पार्ट बोला था, इसके आगे इसके दो टुकड़े बोले जाते हैं, ठीक है। जो 70S वाला जो राइबोसोम है, ये दो टुकड़े कौन से? 50S और हमारा 30S। अब आप लोग बोले 50 और 30 तो 80 हो गए, लेकिन इसके अंदर जो 10 होता है कॉमन होता है, ठीक है। ये एग्जामिनर प्रश्न पूछता है, आपको क्वेश्चन भी दिखाऊंगा, रेलवे ग्रुप डी के अंदर आया है कि जो हमारा 70S वाला जो राइबोसोम है इसके आगे दो टुकड़े कौन-कौन से होंगे? तो कौन से होंगे? 50S और 30S। याद रखना 50 और 30 80 होते हैं, लेकिन 10 इसके अंदर क्या कॉमन होता है? दोनों के अंदर, ठीक है। इसी टाइप से जो 80S वाला होता है इसके भी दो टुकड़े होते हैं, कौन-कौन से होते हैं? एक तो 60 है, एक 40 है, एक 60 है, एक 40 है। इसके अंदर क्या हमारा 20 कॉमन होता है दोनों के अंदर भाई, इसके अंदर क्या हमारा 20 होंगे, 60 और 40 तो 100 बन गए, इसके अंदर 20 कॉमन होता है, इसके अंदर क्या हमारा 10 कॉमन होता है। अब इसे रेट पसंद करें, ये हमारा एक तरीके से समझो कि प्रोकैरियोटिक जो कोशिका है और यूकैरियोटिक कोशिका इसका लगभग पार्ट आपका कंप्लीट हो चुका है। कोई एक आधा जो पोर्शन है वो भी इस पेज के ऊपर आ नहीं सकता, मैं आपको अगले पेज के ऊपर बता दूंगा, ठीक है। लेकिन इससे रिलेटेड जो आपको मतलब कि मेनली जो एमसीक्यू है वो आप लोग निपटा दोगे आराम से, ठीक है। जो 60 और 30 वाला एमसीक्यू आपको दिखा देता हूं, देखो आपको पता लग जाए हाँ भाई मैं झूठ नहीं बोल रहा, पीवीसी के अंदर आया हुआ है, ये देख लो भाई, किसी को अगर यकीन ना हो तो। रेलवे ग्रुप डी 1 सितंबर 2022 की शिफ्ट नंबर 2 के अंदर प्रश्न आया है। क्या प्रश्न आया देखो ध्यान से पढ़ लो खुद। व्हाट इज द सब यूनिट स्ट्रक्चर ऑफ ए प्रोकैरियोटिक राइबोसोम? जो प्रोकैरियोटिक राइबोसोम है, प्रोकैरियोटिक वाला कौन सा था? 70S वाला। यूकैरियोटिक वाला कौन सा था? 80S वाला, ठीक है। तो प्रोकैरियोटिक जो राइबोसोम है उसकी क्या सब यूनिट कौन-कौन सी है भाई? ये प्रश्न इसी टाइप से पूछ लेगा। यूकैरियोटिक की सब यूनिट क्या बता? 50 और 40 50 40 तो कोई का नहीं है, 60 40 किसका है? यूकैरियोटिक वाले का है। यूकैरियोटिक वाले का कितना है? 60 और 40। कैसे पता 60 40 कितने बन गए? 100 बन गए, ठीक है। उसको 80S के नाम से जाना जाता है, 20 का था कॉमन। तुम्हारे